बच्चों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12 की पूरक पुस्तक वितान में संकलित पाठ अतीत में दबे पांव का सारांश एवं मुख्य बिंदुओं को लेकर उपस्थित हूँ। पहले पाठ के बारे में मैं आपको बताऊंगी, फिर पाठ में आई विशेषताओं को पॉइंट्स में। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। शॉर्ट नोट्स भी आपको मिलेंगे जिससे आपको मदद मिलेगी। बच्चों, एक समय था जब मिस्र एवं मेसोपोटामिया यानी इजिप्ट और वर्तमान में इराक की सभ्यताओं को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना जाता था। लेकिन सन 1921-22 में जब सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण मिले तो भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में बल्कि उससे भी आगे गिनी जाने लगी और दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ गया। यह सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1902 में जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। ये समय था कर्जन का समय था उस समय। और राखालदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो का आविष्कर्ता यानी खोजकर्ता माना गया। बच्चों, एक बड़ी रोचक बात इससे जुड़ी है, वह ये कि 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की तो उन्हें वहां बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना। फिर उसके बाद 1826 यानी बहुत सालों बाद, 7वीं शताब्दी की बात थी, फिर 1826 में चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता को पहली बार खोजा। अब तक 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है। पाठ अतीत में दबे पांव में मोहनजोदड़ो नगर के विषय में बताया गया है। अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक हैं श्री ओम थानवी। यह पाठ यात्रा वृतांत एवं रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। विश्व का सबसे पुराना और नियोजित शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा नगर था। यह नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बना हुआ था। यहाँ की नगर योजना ग्रिड शैली में बनी थी। पक्की सड़कें, एक ही प्रकार की ईंटों से एक कतार में बने मकान वहाँ के निवासियों की अद्भुत व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते, जल निकासी की अद्वितीय व्यवस्था थी, नालियाँ पक्की तथा ढकी हुई थीं। इस नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक महाकुंड मिला, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। क्यों है आश्चर्य? क्योंकि इसकी दीवारें तथा तल पक्की ईंटों से बने हैं। कुंड के पास 8 स्नानागार हैं, जिसमें पानी की व्यवस्था के लिए पास ही दोहरे घेरे वाला कुआं भी है। सिंधु सभ्यता पहली ज्ञात सभ्यता है जो कुओं के माध्यम से भूजल तक पहुंची। पास ही विशाल कोठार है जिसमें अनाज रखा जाता होगा। उन्नत खेती के भी सबूत मिले हैं। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा आदि के बीज मिले हैं। सिंधु सभ्यता की एक और आश्चर्यजनक बात ये थी कि ये लोग बहुत शांति प्रिय थे। वहाँ औजार तो मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले, जो यह बताते हैं कि वहाँ सेना नहीं थी। भव्य राजमहल या भव्य मंदिर भी नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि वहाँ राजसत्ता या धर्म सत्ता नहीं थी। याजक नरेश की जो मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली खुदाई में, उसमें सिर पर रखा मुकुट भी छोटा सा है। अर्थात सत्ता कोई भी रही हो, चाहे राजसत्ता हो या धर्म सत्ता रही हो या कोई और सत्ता हो, वहाँ दिखावा या आडंबर बिल्कुल नहीं था। लोग कला एवं सुरुचि को महत्व देते थे। नगर नियोजन, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और उन पर चित्रित आकृतियां, मोहरें एवं उन पर की गई चित्रकारी सब अद्भुत है। एक पुरातत्ववेत्ता ने इसीलिए कहा है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि वह समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी, किसी राजसत्ता या धर्म सत्ता को पोषित नहीं करती थी। अतः सिंधु सभ्यता ने भारतीय सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक बना दिया। तो आइए अब पूरे पाठ को पॉइंट्स में देखते हैं।
सिंधु घाटी के नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्पकला, सड़क निर्माण आदि से ज्ञात होता है कि ये खंडहर के प्रमाण नहीं हैं। सिंधु सभ्यता के लिखित प्रमाण न मिलने का एक कारण यह था कि इतनी पुरानी सभ्यता के लिखित प्रमाण मिलना संभव नहीं था। पुरातात्विक साक्ष्यों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सांस्कृतिक विशालता का पता चलता है। मोहनजोदड़ो के घरों की मोटी दीवारों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दीवारों पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। सिंधु सभ्यता में मिले अजायब घर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें औजार तो मिले लेकिन हथियार नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के बारे में पहले ये भ्रम था कि अन्न उपजाते नहीं थे बल्कि उसका आयात करते थे, लेकिन बाद में बीजों के प्रमाण मिले जिससे पता चला कि वे खेती भी करते थे। अतीत में दबे पांव पाठ में लेखक ने सभ्यता के नष्ट होने का कारण प्रगति के पथ पर बढ़ने को माना है। लेखक ने सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति इसलिए कहा क्योंकि वो सिंधु नदी के तट पर बसी थी। वहां पर कुएं और कुंड मिले, स्नानागार मिले और बेजोड़ जल निकासी के दर्शन वहां पर होते हैं, इसलिए जल संस्कृति कहा। मोहनजोदड़ो में मिले कुंड की बनावट ही उसके अनुष्ठानिक प्रयोग का प्रमाण माना जाता है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि कुंड का उपयोग पवित्र या अनुष्ठानिक अवसरों पर किया जाता होगा। सिंधु सभ्यता दूसरी सभ्यताओं से इस अर्थ में भिन्न थी कि इसमें किसी एक का प्रभुत्व नहीं था, बल्कि एकता व समृद्धि से परिपूर्ण यह सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो में स्थित अजायब घर को लेखक ने कस्बाई स्कूल की इमारत के समान बताया, यानी उसकी तुलना किसी कस्बे के स्कूल की इमारत से की। सिंधु सभ्यता के कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का उपयोग इसलिए किया जाता होगा ताकि कुंड का पानी रिस ना सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में आ ना सके। मोहरे, धातु, पत्थर की मूर्तियां आदि मिलने से यह संभव हो पाया कि सिंधु सभ्यता के अध्ययन में आसानी हो सकी। सिंधु सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप वैज्ञानिक आधार पर आंकी गई। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न सभ्यता थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। इस पंक्ति में आडंबर का अभिप्राय है कि बनावटीपन का थोड़ा सा भी प्रदर्शन वहां पर नहीं था। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा जैसे स्थलों के अवशेष जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, परंतु फिर भी वे अपने इतिहास का परिचय अवश्य देते हैं। सिंधु सभ्यता की वास्तुकला, मूर्तियां, केश विन्यास, आभूषण आदि ये प्रमाणित करते हैं कि वहां के लोगों का सौंदर्य बोध एवं कलात्मक रुचि अद्भुत थी। शक्ति से सिंधु सभ्यता का कोई संबंध नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि वहां कहीं भी हथियारों के प्रमाण नहीं मिले। मोहनजोदड़ो का महाकुंड प्रदर्शित करता है कि वहां के लोगों की सामुदायिक एकता बड़ी दृढ़ थी। सिंधु सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य है, जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। इसका तात्पर्य यह है कि सभ्यता के केंद्र में समाज को प्रथम स्थान दिया गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि सिंधु नदी का पानी रिसने लगा था। लेखक ने मोहनजोदड़ो की अनूठी नगर योजना को आधुनिक नगर योजना के प्रतिमान नगरों से बेहतर कहा। क्यों कहा? पहला, वहां की जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि उसे देखकर आज के वास्तुकार भी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरा, नगर योजना अत्यंत सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक थी। तीसरा, घरों की बनावट बेमिसाल थी। अतीत में दबे पांव पाठ में मोहनजोदड़ो के बारे में यह धारणा थी कि अपने समय में यह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। आज के युग में पूरब की बस्ती गरीबों की बस्ती मानी जाती है। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का तात्पर्य है कि खंडहरों के आधार पर वहां के लोगों के रहने के ढंग और सोच के तरीकों का पता लगाया जा सकता है। आधुनिक नगर योजनाएं जो कि शहरों को व्यवस्थित करने के लिए बनाई जाती हैं, वे सिंधु सभ्यता के नगरों के बराबर भी नहीं हैं। यानी सिंधु सभ्यता के नगर ज्यादा उच्च कोटि के हैं, उनकी योजनाएं ज्यादा उच्च कोटि की थीं। कला की दृष्टि से सिंधु सभ्यता समृद्ध थी।
यह पता चलता है वहाँ की वास्तुकला एवं नगर नियोजन तथा धातु एवं पत्थर की मूर्तियों से। यानी ये प्रमाण हैं, वहाँ की वास्तुकला, नगर नियोजन और धातु पत्थर की मूर्तियाँ इस बात के प्रमाण हैं कि सिंधु सभ्यता कला की दृष्टि से बहुत समृद्ध थी। सिंधु सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि समाज को विकसित करने के लिए ये कार्य करती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में किसी बीमारी के प्रकोप की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वहाँ नालियाँ उचित रूप से ढकी हुई थी, यानी स्वच्छता के नियमों का पालन किया जाता था। पुरातात्विक तथ्यों से सिंधु सभ्यता के बारे में यह पता चलता है कि यह सभ्यता अत्यंत विशाल एवं प्राचीन थी। अतीत में दबे पांव पाठ के लेखक ओम थानवी हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। प्रस्तुत पाठ यात्रा वृतांत एवं रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और उसकी आबादी 85,000 थी। सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर मोहनजोदड़ो छोटे छोटे टीलों पर बसा था। सिंधु सभ्यता नागर सभ्यता थी। नागर सभ्यता मतलब नगर से जुड़ी हुई सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एवं हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। 1922 में जब राखाल दास बैनर्जी वहां बने बौद्ध स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे, उन्हें ही सबसे पहले पता चला कि वहां ईसा पूर्व के निशान हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। मोहनजोदड़ो स्थित बौद्ध स्तूप को भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया। धर्म सत्ता या राजसत्ता को बाकी शहर से अलग रखने का रास्ता दुनिया को मोहनजोदड़ो ने ही दिखाया। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क 35 फीट चौड़ी हुआ करती थी। वहां की सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी हैं। इसे ही वास्तुकार ग्रिड प्लान कहते हैं। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी, यानी वहां पर साक्षरता के प्रमाण मिलते, यानी वे लोग पढ़े लिखे लोग थे और जो कि सुसंस्कृत समाज बना रहे थे, यानी समाज बहुत पढ़ा लिखा और संस्कृत था, सुसंस्कृत था। 100 वर्षों में 1/3 हिस्से की ही खुदाई हो पाई, यानी इतना लंबा अरसा लग गया थोड़ी सी खुदाई करने में, क्योंकि ये कार्य ही इतना मुश्किल है। महाकुंड के रास्ते को डिविनिटी स्ट्रीट नाम दिया गया। महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा था। कुंड के पानी का बंदोबस्त करने के लिए दोहरे घेरे वाला कुआं है। पक्की और आकार से धूसर ईंटें सिंधु सभ्यता की पहचान मानी गई हैं। सिंधु सभ्यता मूलतः खेतीहर एवं पशुपालक सभ्यता थी। तांबे और पत्थर का प्रयोग बहुतायत में मिलता है। मुख्यतः कपास, गेहूं, जौ, सरसों और चने की उपज होती थी। मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। सिंधु सभ्यता संसार की पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची, यानी सबसे पहले कुओं के माध्यम से भूजल निकाला सिंधु सभ्यता के लोगों ने। वहां पर दीवारों में छेद हैं जो ये संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शहतीरों की जगह होगी। वहां से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति के बारे में मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि संसार में इसके समान की दूसरी चीज शायद ही कोई हो। अब ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं जो रंगाई के कारखाने होने का प्रमाण देते हैं, यानी रंगाई का कार्य भी किया जाता था उस समय। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर सभी कुछ चौकोर या आयताकार है। नगर योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, मोहरें इत्यादि ये सभी या तो चौकोर हैं या आयताकार हैं। रंगाई का एक छोटा कारखाना माधव स्वरूप वत्स को मिला था। मोहनजोदड़ो की नगर योजना की शैली कार्बूजिए ने चंडीगढ़ को बसाने में इस्तेमाल की होगी। बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है। वहां पर घर तो बड़े बड़े हैं मिले, लेकिन कमरे छोटे मिले। किसी घर में खिड़कियों या दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। शायद उस समय कड़ी धूप ना होती हो। प्राप्त मोहरों पर पशु की आकृतियां यह प्रश्न खड़ा करती हैं कि क्या कभी वहां जंगल भी थे।
यानी मोहरों पर जो आकृतियां हैं वो इस बात का प्रमाण देती हैं कि शायद उस समय वहाँ घने जंगल रहे होंगे, अब तो रेगिस्तान है। नहरों का प्रमाण ना मिलना यह बताता है कि उस समय बारिश काफ़ी होती होगी। शायद बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल भी पहुंच से दूर हो गया होगा। शायद इसीलिए पानी के अभाव में सिंधु सभ्यता उजड़ गई हो। वहाँ की गलियों या घरों में लेखक को राजस्थान याद हो आया, क्योंकि दोनों की ही दृश्यावलियाँ एक जैसी हैं। वहाँ के घरों में टहलते हुए लेखक को जैसलमेर का पीले पत्थरों वाला गांव याद हो आया, जहाँ पर 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी लोग रातों रात गांव छोड़कर चले गए थे। जॉन मार्शल का मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपा था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या करीब 50,000 से ज़्यादा है। पंजीकृत चीज़ों मतलब रजिस्टर्ड चीज़ें 50,000 से ज़्यादा मिली। खुदाई में औजार तो मिले किंतु हथियार नहीं। कोई सैन्य सत्ता वहाँ पर नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण है। यह एक अनुशासित शांतिप्रिय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता सांस्कृतिक धरातल पर दूसरी सभ्यताओं से अलग लाकर खड़ा करती हैं। वह है प्रभुत्व या दिखावे का ना होना, यानी लो प्रोफाइल सभ्यता थी यह। वहाँ पर दिखावा नहीं था, किसी प्रकार का आडंबर नहीं था, इसलिए लोगों ने ये कहा कि ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी। तो बच्चों, कैसी लगी विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की अद्भुत विशेषताएं? आशा है ये पाठ आपको समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नोत्तरों के लिए लिंक है, आप उससे मदद ले सकते हैं। और अपनी सभ्यता पर, अपने देश पर गर्व करने के संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।